यस प्लीज। आप बीपीएससी में एस्पिरेंट हैं। अभी आप कौन सा एग्ज़ाम दिए हैं? सर अभी 69th का प्रीलिम्स दिया है। 69th का प्रीलिम्स दिया है। यस। इसके पहले कौन कौन से एग्ज़ाम 66, 67, 68 दे चुके हैं? यस। तो इसमें किसका रिजल्ट आया? सर 66 में मैं प्रीलिम्स नहीं हुआ था, 67 में प्रीलिम्स और मेंस का भी रिजल्ट आया, 68 में भी मेंस दिए हैं। आप क्यों बीपीएससी में प्रयास कर रहे हैं और दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं कि नहीं? सर मैंने 2019 में सिविल इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन किया है सर। उसके बाद सर सिविल इंजीनियरिंग के बाद मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर। सिविल इंजीनियरिंग में अगर मैं कंटिन्यू कर रहा होता तो बस सर मैं एक यूनिडायरेक्शनल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करके लोगों की सर्विस कर पा रहा होता, और पब्लिक सर्विस में आने के बाद भी सर मेरा एंड गोल पब्लिक सर्विस ही होगा, और ये थोड़ा डायनेमिक होगा सर। नहीं तो आप कैसे एज्यूम कर रहे हैं कि आप सिविल इंजीनियरिंग में सोसाइटी में बेहतर नहीं करते और बीपीएससी में आने के बाद आप बेहतर और आपको ज़्यादा स्कोप काम करने का होगा, कैसे? सर सिविल इंजीनियरिंग में सर उनका प्राइम गोल ही है कि स्ट्रक्चर डिजाइन करके लोगों को सर्विस देना, और सर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ये है हमारे पास कि सर डायमेंशंस ज़्यादा मेरे पास होंगे, मतलब ग्रास रूट लेवल पे काम करना या उनके तक स्कीम्स पहुंचाना जो वनरेबल सोसाइटी है सर। नहीं, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपका अगर नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेशन में ओके सर, और आपको दूसरे फील्ड में अगर होता है सिलेक्शन, जैसे इसमें बहुत सारे सर्विसेज हैं, जैसे जीएसटी है, उसमें केवल जीएसटी का ही एक ही काम, फिर जैसे वहाँ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करते हैं, यहाँ केवल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे ही काम करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन में होता है तो केवल सब रजिस्ट्रार के रूप में आपको रजिस्ट्री पर दस्तखत करना होगा। तो हाउ डू यू थिंक that you have more opportunity at this place or more diversified opportunity at this place, and in your previous profession you won't have that much? सर इसका दो रीज़न देना चाहूँगा सर मैं। पहला रीज़न है सर कि सिविल इंजीनियरिंग जब मैं सर्व कर रहा होता अगर, तो सर वो मैं यूनिडायरेक्शनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें सर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके अगर मैं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा होता सर, तो 70% वो गुड प्राइवेट कंपनीज का होता और 30% में इनडायरेक्ट पब्लिक सर्विस कर पाता सर, जो कि मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अगर मैं जीएसटी में भी बनता हूँ या मैं रेवेन्यू में जाता हूँ सर, तो मैं लार्जर पब्लिक को डील कर पाऊँगा। और वो नहीं तो आप एक चीज़ बताएं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर के लोग आपके स्किल से इस देश को डेवलप करने में लगाते हैं और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के क्रिएशन में आपका स्किल लगता है, इकोनॉमी के इम्प्रूवमेंट में आपका स्किल लगता है, तो वो क्या इससे बुरा था? नहीं सर, मैं बुरा नहीं कंपेयर कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर कि अगर मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रहता हूँ तो मैं लोगों को बेटर सर्व कर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हाउ डू यू एज्यूम दैट यू विल गेट ओनली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाई नॉट अदर एरियाज? सर मेंस मेरा अच्छा गया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर कि मेंस में आपका क्या विषय था? जियोग्राफी ऑप्शनल था सर। ज्योग्राफी ऑप्शनल? यस सर। आप ज्योग्राफी से ग्रेजुएट हैं? नो सर, सिविल इंजीनियरिंग से। सिविल इंजीनियरिंग, तो ज्योग्राफी को क्यों ऑप्ट किया? सर इसके भी 2-3 रीजंस देना चाहूँगा सर। पहला सर 4 साल सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद और बीपीएससी का सिलेबस और प्राइम गोल जब मेरा बीपीएससी है अगर, तो मुझे बीपीएससी कंप्लीट करना है सर। उसमें पहला है ज्योग्राफी, एक साइंटिफिक और टेक्निकल सब्जेक्ट था जो मेरे सिविल इंजीनियरिंग को प्रमोट कर रहा था सर। जैसे सिविल इंजीनियरिंग करते वक्त सर मैंने 5th सेमेस्टर में जियोलॉजी पढ़ा था, अर्थ के क्रस्ट के बारे में जाना था, और सर ज्योग्राफी में भी हमें अर्थ से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़नी होती है। तो एक तो इंटरेस्ट है सर, दूसरा मटेरियल्स और सर नंबर स्कोरिंग इसमें ज़्यादा है, रिसोर्सेज इजीली। अच्छा एक चीज़ बताएं, बिहार जब आज़ादी हुई थी तो उस समय सेकेंड रिचेस्ट स्टेट था पूरे देश में, और इंडस्ट्रियलाइज्ड भी ये हमको लगता है कि सेकेंड या थर्ड आफ्टर महाराष्ट्र बिहार ही था जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड था। ग्रेजुअली ऐसा क्या हुआ कि बिहार सबसे नीचे चला गया और अब बीमारू स्टेट में इसकी गिनती होने लगी? सर बीमारू स्टेट 1960 में टर्म किया गया था बिहार और इसके साथ 4 स्टेट्स को।
सर मैं मेजर फोकस करना चाहूँगा झारखंड जब हमसे अलग हुआ 18 नवंबर 2000 को 85 टू 90% मिनरल। नहीं तो एक सेकंड, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक झारखंड नहीं बटा था तो उस समय क्या बिहार बहुत ऊंची आर्थिक व्यवस्था में था? नहीं सर, हमारे पास स्कोप्स थे कि हम मिनरल में अच्छा काम करके इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करके माइग्रेशन। नहीं तो झारखंड का तो डिवीजन 2000 में हुआ। हाँ सर। तो 2000 के पहले कहाँ बिहार देश के इंडस्ट्रियल स्टेट्स में या इकोनॉमिकली बहुत साउंड स्टेट में था? सर उसका भी सर एक दो रीजन हो सकता है सर, प्रोबेबल रीजन। सर पहला कि बिहार हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को फेस कर रहा है। सेकेंड है सर कि हम लोग एग्रीकल्चर के लिए हम लोग जाने जाते हैं सर। नहीं तो झारखंड की जब आप बात कर रहे हैं तो झारखंड तो मिनरल बेस्ड था इकोनॉमी वहाँ का, वहाँ काफ़ी रॉ मटेरियल्स था इंडस्ट्री का, जैसे कोयला था, वहाँ अब्रक था, वहाँ लोहा था, खनिज पदार्थ वहाँ काफ़ी Yes. थे। तो फिर कृषि की बात कैसे आ गई? सर उस समय बिहार और झारखंड तो सर एक ही था, और हम एज ए होल लेके चलेंगे सर। सिर्फ इंडस्ट्री और मिनरल से हमारा इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकता है सर। और मेरे हिसाब से सर झारखंड से बड़ा एरिया हमारे पास बिहार में जो एग्रीकल्चर वाला एरिया है। नहीं, ज्योग्राफिकली तो झारखंड आपसे बड़ा है। सर एग्रीकल्चर के परस्पेक्टिव में बोल रहा हूँ सर कि जो फर्टाइल लैंड हमारे पास है वो बिहार में अभी क्या प्रेजेंट बिहार में वो झारखंड से ज़्यादा है सर। और सेकंड सर एफडीआई का भी दिक्कत हो सकता था उस समय में, लॉ एंड ऑर्डर, और सर कुछ ऐसे स्कीम्स नहीं होंगे उस समय में 1960 से 2000 तक, जिसके वजह से सर बाहर की इंडस्ट्री वाले यहाँ पे इस्टेब्लिश करना नहीं चाहते होंगे। जैसे सर इलेक्ट्रिसिटी का रेट बिहार सरकार में अभी भी अब कम किया गया है सर बाहर के इंडस्ट्री के लिए, पहले सर ज़्यादा था सर। एक स्पेशलाइज्ड गुड्स का कॉन्सेप्ट भारत के आज़ादी के बाद आया। लोहा, कोयला और तांबा को स्पेशलाइज्ड गुड्स, विशिष्ट वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया और ये किया गया कि इस पे टैक्स लगाने का अधिकार किसी स्टेट को नहीं है। इस पे पूरे देश में 4% ही टैक्स रहेगा। उससे बिहार कैसे प्रभावित हुआ? सॉरी सर, मैं स्पेशलाइज्ड गुड्स के बारे में मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। आप सिविल इंजीनियर भी हैं और ज्योग्राफी आपका ये है। मान लिया कि खगड़िया के आसपास आपको इधर बाढ़ बहुत आता है, वहाँ अगर आपको सिविल एसडीओ के रूप में पोस्टिंग कर दिया जाए तो बाढ़ के निवारण के लिए आप वहाँ क्या कीजिएगा? सर एज ए सिविल इंजीनियर मेरा एस्पेक्ट बाकी के लोगों से थोड़ा अलग होगा। मैं सर बाढ़ के आने के पहले, जैसे बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है सर, वेदर ऐप और 2-3 ऐप और बनाए हैं बिहार सरकार ने, जिसके हिसाब से हमें फ्लड लेवल का पता चलता रहता है सर। जैसे कोसी का फ्लड लेवल इंक्रीज हो गया है, तो सर मैं पहले बाढ़ आने के पहले ही सर मैं प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। पहले मैं सर एम्बैंकमेंट्स जो टूटने वाले होंगे उनको दुरुस्त करवाऊँगा सर। दूसरा मेजर मैं ये ले सकता हूँ सर कि रिहेबिलिटेशन एरिया डेवलप करने के लिए एक एरिया ढूंढ लिया जाएगा जहाँ पे जो लोग अपने जानवर और मवेशियों को रखते हैं उनको सेटल किया जाए अगर बाढ़ आ ही जाए। और थर्ड सर जो रिलीफ पैकेट्स होंगे सर उसके लिए पहले से अरेंजमेंट करके रखूँगा। बाढ़ नहीं आए इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? सर उसके लिए मैं 3 स्टेप्स लेना चाहूँगा। पहला तो एम्बैंकमेंट्स का रिपेयरमेंट। दूसरा सर मैं कोशिश करूँगा अपने सीनियर से बात करके नेपाल सरकार गवर्नमेंट, अगर मेरा नेपाल सरकार गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं जो फ्लड कंट्रोल करते हैं, जो डैम कंट्रोल करते हैं, उनसे बात की जाए। तीसरा सर कोसी रिवर का डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर का शिफ्ट होता रहता है हमेशा, तो सर उसके वजह से मुझे पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे। वो बाढ़ में जो आपने नेपाल उपाल की जो बात की वो डिफरेंट एंगल आ जाएगा, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें आ जाएगी और वो भारत सरकार के स्तर की चीज़ें होंगी क्योंकि वो एक दूसरा देश है। अब एक चीज़ बताएं, आप इवैक्यूएट किए लोगों को, उसको इवैक्यूएशन बोलते हैं। अगर कहीं पे फ्लड आ गया और वहाँ से आपने बड़े पैमाने पे लोगों को इवैक्यूएट किया तो इवैक्यूएशन के क्रम में जो सबसे ज़्यादा इनर्सिया फेस करना पड़ता है प्रशासन को, इनर्सिया तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे मूवमेंट पॉपुलेशन का नहीं होता है, कोऑपरेट वो लोग नहीं करते, बैठे रह जाते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। वो क्यों करते हैं? बाढ़ से जो डर रहे हैं वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग होंगे सर,
उनका घर और उनकी जो संपत्ति होगी सर वो एग्रीकल्चर से एक्वायर्ड होंगी। तो सर एक रीज़न है कि वो अपने संपत्ति और अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहते जल्दी, जब तक कि उनको ये पूरा विश्वास ना हो जाए कि बाढ़ आ ही जा रहा है। दूसरा रीज़न हो सकता नहीं, बाढ़ आया हुआ है, इवैक्यूएशन चल रहा है। इवैक्यूएशन तो तब शुरू होगा जब पूरी तरह से बाढ़ आ चुका रहेगा, और इवैक्यूएशन के क्रम में वो निकलना नहीं चाहते हैं घर से। तो एक बात तो आपने सही कहा कि वो अपनी संपत्ति को देखते रहना चाहते हैं कि भाई हमारा इसको छोड़ के कैसे, और बाकी क्या क्या कारण है। कैटल्स भी एक संपत्ति ही है सर। अगर किसी के घर पे 20-25 गाय ठीक है, आगे बढ़िए। तो सर थर्ड है सर, मुझे लगता है कि सर जहाँ पे इवैक्यूएशन करने के बाद उनको ले जाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, इवैक्यूएशन हो गया, तो जहाँ पे इवैक्यूएशन करके आप लोगों को रखे हैं वहाँ आप क्या क्या प्रबंध करेंगे। सर सबसे पहला प्रबंध करेंगे टेंट हाउस का सर। ठीक है, बोलते चलिए। सेकंड सर फूडिंग का, थर्ड सर लाइट का, फोर्थ सर क्लॉथ का सर, और कुछ मेडिसिन रखेंगे सर। ORS उसमें प्रमुख होगा। नहीं, ज्यादा स्किन डिजीजेज होता है, जहाँ फ्लड का इफेक्ट रहता है वहाँ पे ऑइंटमेंट जो स्किन के पानी लगता है, हाँ सर। पानी हाथ में लग जाता है, पैर में लगता है, खैर एनीवे। और उनके कैटल के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, वो भूखे रहेंगे। नहीं सर करेंगे। तो आपने नहीं बताया सर, मैंने ह्यूमन पे फोकस कर दिया। नहीं तो क्यों, कैटल भी तो भाई लाइफ है ना एक तरह से, तो वो क्यों ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका खाना नहीं देंगे। उनके खाने की व्यवस्था किया जाए। हाँ, तो उनका खाना तो एक बैग नहीं आएगा, क्योंकि उनका खाना जो है वो ऐसा नहीं है कि पैकेट में आएगा और उसको बांट देंगे। सर इसी से बचने के लिए सर बाढ़ के आने से पहले ही कैटल्स को सर थोड़े रिमोट एरियाज में लोकेट कर दिया जाए। कि अगर एक तो ग्रेजुएशन में BA लोग करते हैं, BSc करते हैं, पारंपरिक जो डिग्रियां लेते हैं, तो इनका उसकी तुलना में BTech, MBBS वगैरह कराने में सरकार के बहुत खर्च आते हैं। यस। तो वह सरकार का उद्देश्य होता है कि उस सेक्टर में उस प्रतिभा का इस्तेमाल हो सके। सारे इंजीनियर अगर पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सर्विस में नहीं आना चाहे तो फिर सरकार की उस सोच का क्या होगा। क्यों, मतलब कि अगर सारे लोग वही सोचे कि पब्लिक सर्विस में ही आना है तो फिर तो उद्देश्य सरकार का यहाँ सफलीभूत नहीं हो रहा है। सर हर साल सर 10 लाख के आसपास लोग सिविल सर्विसेज के लिए एस्पायर करते हैं सर, और जहां आप बोल रहे हैं सर टेक्निकल बैकग्राउंड के बहुत ज़्यादा लोग इधर आ रहे हैं सर, तो मेरा मानना है सर कि हर साल सिलेक्शन तो मात्र 1000 लोगों का हो रहा है, और वो 2-3-4 अटेम्प्ट के बाद सर हर साल 1000 ही लोगों के अगर रेशियो लिया जाए तो उतना ही सिलेक्शन हो रहा है सर। बाकी के लोग सर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करके जो नॉलेज एक्वायर किया है सर, और जो उनके पास पहले से टेक्निकल नॉलेज है, इसका सर वो बाद में सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सकते हैं सर। मैंने ये कहा बाद में सोसाइटी के लिए, उनका तो उद्देश्य टेक्निकल ही असिस्ट करना है सर सोसाइटी को। हाँ इसीलिए उन्होंने चुना भी करियर को, और सरकार ने उनको सपोर्ट भी किया जो पढ़ने में जो खर्चे आए। फिर उसको छोड़कर जो उनका फील्ड होने इधर आने पे सरकार को अपने एज ए स्टूडेंट तो आपने छोड़ दिया। BPSC का मॉक इंटरव्यू अरे 218 ठंडा नहीं कर रहा कि है। सर जैसे सर गवर्नमेंट ने हम पे खर्च किया सर, लेकिन जो स्किल्स हमने उधर एक्वायर किए हैं सर, उसका एडमिनिस्ट्रेशन में हम बेटर यूज कर पाएंगे सर, और वो भी गवर्नमेंट का ही हेल्प होगा सर। अगर कोई एक अयोग्य व्यक्ति या थोड़ा कम योग्य व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है और उसको रिसोर्स मैनेजमेंट या ऑप्टिमम यूज, ओके सर। थोड़े है कि अगर कृषि वैज्ञानिक जो कृषि क्षेत्र से किए हैं उनको कृषि मंत्रालय दिया जाता है, जो मैकेनिकल से किए हैं उनको उद्योग में, मतलब ऐसा होता नहीं, बदली होती रहती है अलग अलग विभागों में। तो ऐसा सर अगर मैंने सिविल से इंजीनियरिंग किया है तो सिविल इंजीनियरिंग के अलावा सर उसके अलावा एक टेक्निकल स्किल और एक अलग एटीट्यूड डेवलप हुआ है जो हेल्प करेगा सर। थैंक यू सर। ठीक। पहले से जुड़ा हूँ रोहित सर से, और ऐसे बैच में भी और आज का वीडियो देखने में मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि सर लोग बहुत कॉम्पिटिटिव थे जो बोर्ड मेंबर्स थे, उन्होंने मेरे स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा फोकस किया ना कि वीकनेस पे, जो कि बाकी कोचिंग्स में करना है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं विजिटर ग्रुप का एक बहुत पुराना मेंबर हूँ, और आशा करता हूँ कि अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा मेंबर है।